नमस्कार। हमें नरेंद्र मिश्र आप देखत हई गोरखपुरिया भोजपुरिया बतकही के एगो नया एपिसोड। आज हमरे साथे बाटे डॉक्टर आलोक तिवारी जे कैंसर सर्जन हमें और सिनर्जी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और कैंसर इंस्टीट्यूट के निदेशक हमें। आप पिछले 12 साल से इस क्षेत्र में अपन सेवा देते हैं और गोरखपुर शहर के एकमात्र सर्जन बाटी। तो डॉक्टर साहब से आज बात हुई कैंसर के बीमारी के विषय में। डॉक्टर साहब के बहुत बहुत स्वागत बा मेरे स्टूडियो में। डॉक्टर साहब आपसे ही हम जानना चाहते हैं कि आप चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टरी में कैंसर जैसे कठिन विषय के काहे चुन ली। सबसे पहले कि गोरखपुरिया भोजपुरिया के समस्त दर्शकों का नमस्कार। हम डॉक्टर आलोक तिवारी, एक सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर सर्जन। और कैंसर देखिए जाए कि एक बहुत गंभीर बीमारी की तरह लीन जाता है पूरे समाज में। और कैंसर खाली वही व्यक्ति की बीमारी नहीं है, कैंसर एक आर्थिक सामाजिक बीमारी भी है जी। जेकरे घर में कैंसर हो तो खाली वो आदमी नहीं, कोई पूरा परिवार बहुत ज़्यादा सफ़र करत है। तो जब हमसे करत रहे ना, हमारे पहले सर्जरी के पढ़ाई होते हैं। आप कैंसर सर्जन का सुपर स्पेशलाइजेशन करे से पहले एमएस करते हैं जनरल सर्जरी में। जी। तो जब हम एमएस जनरल सर्जरी कर रहे थे तो हम एमएस जनरल सर्जरी किए हैं इलाहाबाद से। अच्छा। तो इलाहाबाद में बहुत ज़्यादा मरीज आते थे कैंसर के, और दिक्कत ये रही कि कैंसर स्पेशलिस्ट की भारी कमी है पूरे उत्तर प्रदेश में। जी जी। तो हमारे इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में वैसे इतना कोई कैंसर का स्पेशलिस्ट नहीं रहा। तो टीचरन के प्रेरणा रहत रही, मरीजन का देखा जाता रहा, तो इलाकत रहा कि एक ऐसी ब्रांच में काम किया जाए जहाँ पे कि वहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और समुचित इलाज देखिए सस्ता तबे हो सकता है जब अपने घर के लगे रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन सब प्रेरणाओं से, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से और माता पिता के सहयोग से इस ब्रांच की तैयारी की। वहाँ सिलेक्शन भा, फिर वहाँ सुपर स्पेशलाइजेशन 3 साल किया। ओकरे बाद से फिर हम कैंसर सर्जरी बन गए। चलिए, कम से कम इस शहर में आपके रहले से एक भरोसा बा कि बढ़िया सर्जन इस शहर में बा। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि आजकल कैंसर बहुत मतलब हर घर में देखे के मिला था। तो कैंसर के पहचान कैसे हो? सबसे पहले तो ये बात बा कि कैसे पहचान हो कि आदमी डॉक्टर के पास जाए। देखा, कैंसर में सबसे पहले है कि बहुत शुरुआती दौर में बिल्कुल पकड़ में आ पाओ बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ लक्षण हैं जिनमें अगर वो लक्षण लंबे टाइम से केहू कहें तो सोचक चाहिए कि कैंसर हो सकत है। जैसे कि आप पे कहूँ मुंह में छाला पड़ा है, 3 हफ्ता तक दवाई वाई करा ली है, नहीं भरत है, या कहीं पे कोनो गांठ है जो गांठ नहीं गलत है दवाई से, या आपका अचानक से वजन कम हो रहा है, आपका भूख लाग कम हो गया है, खून के कमी के कारण हो रही है, या पेट में सूजन आ रही है ना। सो ये सारी चीज़ें उसके लक्षण हो सकते हैं। साथ कर जैसे महिलाओं में है कि जिनमें माहवारी बंद हो गए ओकरे बादो खून आवत है, या फिर माहवारी बहुत लंबे समय से अनियमित चलती है और इलाज के बाद नहीं होता है, या पुरुषन में महिलाओं सब में मलद्वार से खून आवत है। तो ये सारी चीज़ें, या पेशाब में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गई, पेशाब के रास्ते से खून आवत है, तो ये सब कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। अच्छा, कैंसर के बारे में ये आम धारणा बा कि कैंसर जेके भइल बा तेकर ऑपरेशन हुई, कैंसर माने सर्जरी। तो ये धारणा कितना सही बा? देखा, कैंसर जो है एक सामान्य भाषा का शब्द है ना। ऐसा नहीं कि कैंसर मतलब कि एग्जैक्टली एक चीज होता है। कैंसर एक तरह से समझ लीजिए कि एक घर है, मुझके नाम दे दें। घर में हर अलग अलग टाइप के कमरा हुई हैं, हर कमरे में अलग अलग चीज हुई हैं। तो शरीर के समस्त अंगन में जो एक बीमारी बनती है, वो बीमारी क्या है कि जिसमें हमारे शरीर के वह अंग के जो कोशिका यानी सेल्स हैं, वो जब बिना कोनो नियंत्रण के डिवाइड होने लगा थी। अच्छा। तो वह स्थिति का हमसे कैंसर कहा जाता है। अब फिर कैंसर अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे मुंह के कैंसर हैं और जो आंत के कैंसर हैं, दोनों अलग अलग हैं। अच्छा। उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है ना। तो कैंसर में ऐसा नहीं कि हर केस में सर्जरी करेक्ट है। कैंसर में सबसे पहले कैंसर रोग विशेषज्ञ ये जाने की कोशिश करे कि ये कैंसर है तो किस टाइप का है। अच्छा। तो कैंसर समझिए कि एक गांव में जैसे ट्यूमर बोलते हैं जिसको, तो ट्यूमर का नॉर्मली बोला जाता है, हमरे सबके यहाँ जो लोग बोला थी वो उन कैंसर का बोला थी जो ना फैले वाला है। तो एक टाइप का कैंसर होता है जिसको हम बेनाइन कैंसर बोला जाता है कि जो ना फैले, वो जहाँ बने वहीं रहे। और एक कैंसर होते हैं मैलिग्नेंट, यानी जो कैंसर बाय वो ज्यादा घातक है, वो जहाँ बने वहां से शरीर के अन्य हिस्सा में फैले। जो सभी कहा थे ना कि कैंसर फैल गया शरीर में। तो ये सारी चीज पहले जाना जरूरी है कि कैंसर है कौन सी टाइप का, कहाँ का कैंसर है और कौन सी स्टेज में है। फिर आपका जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है वो हिसाब से होता है।
अब कैंसर पता कैसे करा जाता है? तो जितना हम लक्षण बताएं, हम से सपोज करो कोनो लक्षण है केहू का, अपने डॉक्टर के पास गया, तो आपका डॉक्टर क्या करेगा कि वो उस चीज का सबसे फाइनल जांच जो कैंसर की है वो है बायोप्सी करना। अच्छा। यानी टुकड़े की जांच करना। हाँ। और बहुत ज्यादा आम धारणा ही रहा था कि अगर हम लोहा छुई जाए या बायोप्सी कर ले या टुकड़ा ले के हो, हाँ, तो उसे बहुत ज्यादा बढ़ जाए। जी। तो ये बात हम सारे अपने लोगों का बताना चाहिए थे कि कैंसर की जांच का एकमात्र 100% श्योर होने का तरीका मैक्सिमम कैंसर में बायोप्सी ही है। बायोप्सी। तो टुकड़ा की जांच करी जाती है और बहुत छोटा सा प्रोसीजर होता है, बहुत छोटा सा 15 मिनट के अंदर वो टुकड़ा निकाल लिया जाता है, मगर दर्द बहुत ज्यादा नहीं होते। और ना ये है कि वो टुकड़ा निकालने के बाद कैंसर कोनो फैलत है। अच्छा। तो ये भ्रांति की वजह से बहुत लोग क्या हैं, हमारे सबके पास मरीज आओ थे जिनको कोनो पहले और डॉक्टर देखे रहा जो कैंसर स्पेशलिस्ट नहीं हो है, वो अगर कहे कि एमा बायोप्सी करे है, लेकिन वैसे टुकड़ा की जांच नहीं कराते। तो पहली बात है, तो डॉक्टर आपका एक बायोप्सी करेगा। अब जब बायोप्सी करके ये डिसाइड कर लेगा कि कैंसर है और कैंसर का टाइप क्या है, तब उसके बाद आपका जो कैंसर स्पेशलिस्ट है वो करे कि वो स्टेज देखने की कोशिश करेगा, ये कैंसर कहीं और फैला ना हो। अब स्टेजिंग कैसे करते हैं? स्टेजिंग का एक तरीका है, कॉमन 2-3 टेस्ट सभी सुना हो कि अल्ट्रासाउंड हुआ, सीटी स्कैन हुआ, और एक होल बॉडी स्कैन जिसको बोलते हैं कि पेट स्कैन है, और एक MRI है। तो हर कैंसर में अलग अलग प्रकार के टेस्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे बहुत हमारे यहाँ पे मरीज आते हैं कि जो बोलते हैं कि बस पेट स्कैन करा लीजिए। तो पेट स्कैन ऐसा नहीं है कि पेट स्कैन 100% कैंसर डायग्नोस कर देगा, है ना। पेट स्कैन से कैंसर का डायग्नोसिस नहीं बनत। पेट स्कैन से खाली देखा जाता है कि कैंसर है और शरीर में कहाँ है। डायग्नोसिस तब वो बायोप्सी से बने। तो ये काम करके वो स्टेजिंग वर्कअप होगा। स्टेजिंग वर्कअप करने के बाद वो डिसाइड होगा कि कौन स्टेज में है। सामान्यतः कैंसर की 4 स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले ये जो शुरुआती है स्टेज 1 है, लास्ट जो स्टेज 4 है। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 नॉर्मली हम लोग मान के चलते हैं कि 4 स्टेज के जो मरीज है वो पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। उसमें हमारा प्रयास ज्यादातर रहता है कि उसके जीवन काल को जितना बढ़ा लिया जाए, और अब उन चीजों को बढ़ा लेते हैं। तो अब बेसिक कहानी की जब आपका स्टेजिंग हो जाएगा तब आपका दवाई डिसाइड होगा। और हमेशा कैंसर में ये नहीं कि सर्जरी करना है। अब जैसे छाती के कैंसर है, महिलाओं में बहुत कॉमन है, ब्रेस्ट कैंसर है, छाती का कैंसर। अब छाती के कैंसर में ज्यादातर जब स्टेज 3 में मरीज आता है तब उसमें हम पहले सर्जरी नहीं करते, उसमें आप पहले दवाई देते हो, दवाई देके बीमारी को छोटा करते हो और तब सर्जरी करते हो। तो भले सर्जरी लायक लगे कि हाँ बीमारी ऑपरेशन करके निकल जाएगा, लेकिन वो सर्जरी नहीं होगा, उसमें पहले दवाई देना है। तो कैंसर रोग विशेषज्ञ के नाते या कैंसर रोग सर्जन के नाते हमारा जो मेन जिम्मेदारी है वो ही नहीं है कि खाली सर्जरी करना है। हमारा मेन जिम्मेदारी है कि सर्जरी का जो सही इलाज की प्रक्रिया है वो फॉलो कराना, वो मरीज को बताना। तो बहुत बार आपका कैंसर सर्जन भी आपको बोलेगा कि उसमें सर्जरी करने की जरूरत नहीं है, पहले उसका दवाई देके छोटा करो या सिकाई देके छोटा करो, उसके बाद ऑपरेशन होगा। अच्छा। और कैंसर के ज्यादातर उसमें जैसे खून के कैंसर या ब्लड कैंसर जिसको बोलते हैं, तो उसमें तो सर्जरी का कोई रोल नहीं है। वो पूरी तरह से दवाई से ठीक होता है, या बोन मैरो ट्रांसप्लांट जिसको बोलते हैं उससे होता है। जब दूसरी बीमारी है कि जो हम शरीर के अन्य अंगों का कैंसर है जैसे, तो उसको सॉलिड ऑर्गन कैंसर कहा जाता है। तो सॉलिड ऑर्गन कैंसर में सर्जरी का रोल होता है। अच्छा। और जितना कैंसर में सर्जरी की जा सकती है उसमें अगर समुचित टाइम पे सही तरीके से सर्जरी की जाए और तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो इसलिए सर्जरी को केवल मत समझिए कि कैंसर खाली सर्जरी है या कैंसर खाली कीमोथेरेपी उसका ट्रीटमेंट या कैंसर खाली सिकाई। कैंसर के जो असली ट्रीटमेंट है वो इन तीनों का कंबाइंड निर्णय लेके किया गया होता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे अपने सिनर्जी हॉस्पिटल में क्या करते हैं कि हम लोगों का एक ट्यूमर बोर्ड होता है। तो ट्यूमर बोर्ड में क्या होता है कि आपका सिकाई का डॉक्टर यानी रेडिएशन का डॉक्टर जो होता है, कैंसर का सर्जन यानी सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं वो, और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ये दवाई देते हैं, ये आम भाषा में बोला जाता है कीमोथेरेपी का डॉक्टर। तो ये सारे लोग बैठ के डिसाइड करते हैं। साथ में आपके रेडियोलॉजिस्ट यानी जो CT स्कैन या MRI किया है वो रहता है, आपका पैथोलॉजिस्ट रहता है, या पेट स्कैन किया तो वो डॉक्टर रहेगा बोर्ड में। तो वो मिलकर सारे लोग ये डिसाइड करिए कि भाई ये स्टेज ही बनत है, यह बीमारी के पैथोलॉजी के यानी बायोप्सी के बाद ये रिपोर्ट है, एक आधार पे यह टाइप का कैंसर है और ये स्टेज का कैंसर है। तो सबका निर्णय फिर सामूहिक तरह से लिया जाता है कि एकरा लंबा टाइम तक ही बेस्ट रहे, क्योंकि कैंसर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कैंसर का ट्रीटमेंट एक बार आप करा लियो, कैंसर तब वो दोबारा आवे रिस्क बहुत ज्यादा रहा। तो सारी समस्या यही है, कैंसर का असली डर यही है कि दोबारा ना आवे। तो समुचित इलाज में हम लोग यही कोशिश करते हैं कि बेस्ट तरीका वह मरीज के लिए का रहे, ना कि कोनो किताब में लिखा तरीका अपनावा जाए कि एग्जैक्टली
बल्कि उस मरीज की उस स्थितियों, उसकी बॉडी का फिटनेस जस्ट पाए ओकरे हिसाब से बेस्ट का करा जा सके, वो ट्यूमर बोर्ड में डिसाइड किन जाते हैं। तब फिर आप डिसाइड करते हो कि हम सर्जरी पहले करब या एक हम पहले दवाई दे फिर सर्जरी करब। तो इस तरह से उसका कैंसर का एक तरह से आप ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। ठीक कर। अच्छा, आजकल तो टेक्नोलॉजी के दौर बा, नया नया टेक्नोलॉजी आवत है कुल। तो आपके क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के का महत्व बा और कौन कौन नया टेक्नोलॉजी आई? देखा, सर्जरी बहुत बदल गई है अब। कैंसर सर्जरी खासकर बहुत एडवांस हो गए है। एक टाइम में सबसे पहले जो बहुत बेसिक टेक्नोलॉजी की चीज़ रही कि आप अगर आज से 15-20 साल पहले सर्जरी की बात करो तो हर खून की छोटी छोटी नस जब आप बांधते रहे तो बांध के काटा जाता रहा। तो वहाँ ब्लीडिंग खून ज्यादा बहत रहा। यही वजह से कैंसर सर्जरी के रिजल्ट खराब रहे, काहे कि कैंसर सर्जरी लंबी होता है, लंबी हुए देर तक सर्जरी है, ज्यादा खून बहत रहा, मरीज का जीवन बचाने में दिक्कत रहती रही। अब ऐसी डिवाइसेज हैं जैसे हार्मोनिक बोला जाता है उसको, या लाइगाश्योर है, ये सब जो डिवाइसेज हैं जिनकी वजह से आप बिना आराम से, बिना खून की छोटी छोटी नसन का बांधे सीधे काट सकते हैं। तो आपका एक तो ड्यूरेशन कम हो जाता है ना, सर्जरी कम टाइम में हो जाती है, सेफर हो जाती है। दूसरा, सर्जरी में दिक्कत आती थी कि बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ जैसे हड्डी के पीछे कैंसर का है, कमर की हड्डी खासकर उसके पीछे प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है। अब प्रोस्टेट ग्रंथि में पहुंचना बहुत दिक्कत का काम रहता था। आप चीरा लगा के बड़ा सा घुसो तब भी हाथ उस हड्डी के पीछे उतना अच्छा से काम नहीं करता रहा। वह क्षेत्र में अब जब बहुत ज्यादा होगा, जैसे दूरबीन विधि से कैंसर की सर्जरी करना। तो अब जैसे यहीं पे हम लोग हैं तो हम लोग प्रोस्टेट का कैंसर का सर्जरी या आपका बड़ी आंतों की सर्जरी वो सब दूरबीन से करते हैं। फिर एक और चीज हमें जुड़ गई, रोबोट। आजकल बहुत चर्चा में रहता है रोबोटिक सर्जरी। तो रोबोटिक सर्जरी से कहा कि जैसे दूरबीन विधि से सर्जरी होती है वही सर्जरी और ज्यादा बेहतर ढंग से होएगा। तो ऐसा नहीं कि रोबोट सर्जरी में रोबोट सर्जरी करत है, सर्जरी डॉक्टर करत है। रोबोट के जितनी आर्म होती यानी जो उसके अंदर घुसे वाले इंस्ट्रूमेंट है उस पर पूरा कंट्रोल डॉक्टर का रहता है। अच्छा। वो डॉक्टर बैठ के अपनी स्क्रीन पे देख के वो क्या करत है, वो खाली आर्म है जो आपका, जैसे आप देखे होंगे ना बम निरोधक दस्ता के पास जो मशीनें रहती हैं, बम डिफ्यूज करने के लिए वहां पे एक रोबोट भेजते हैं, लेकिन दूर से वो बंदा कंट्रोल करके वो सारा करता है। तो वैसे वो करते हैं लगभग। तो रोबोटिक सर्जरी भी मैं करता हूँ, मैं सर्टिफाइड रोबोटिक सर्जन हूँ और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में और मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में दिल्ली में। तो वहाँ पे हम रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं। बाकी सारे मरीज के ज्यादातर ऑपरेशन यहाँ सारा होता है। अच्छा, एक नॉर्मल सर्जरी में और रोबोटिक सर्जरी में का अंतर पैसा के पड़ेला? जैसे ढेर महंग पड़ेला, पहुंच के बाहर तो नहीं हो जा रहा लोगन के? नहीं, देखा अब सबके पहुंच अलग अलग है ना। तो पहुंच के बाहर के मध्य वर्ग के आदमी, तो मध्य वर्ग के आदमी रोबोटिक सर्जरी थोड़ी महंगी तो है। अगर आप सामान्य करिए कि जैसे ओपन सर्जरी यानी चीरा लगा के जो सर्जरी है उससे आप मानिए कि लगभग 50-60 हज़ार 1 लाख एक्स्ट्रा लग जाते हैं दूरबीन वाली सर्जरी करने में, और दूरबीन की सर्जरी से लगभग 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो सामान्यतः रोबोटिक सर्जरी 2 लाख के करीब एक्स्ट्रा पड़ता है जो आपका चीरे वाली सर्जरी का वो होगा। लेकिन अब उसका एडवांटेज हो रहा है, अब उसका एडवांटेज क्या रहता है कि आपकी रिकवरी फास्टर है। बिल्कुल। तो अब हॉस्पिटल सपोज करो कारपोरेट हॉस्पिटल में आप भर्ती हो रहे हैं, तो वहाँ जहाँ चीरे वाली सर्जरी में आप 7 दिन भर्ती रहेंगे, वहाँ आप रोबोटिक सर्जरी में तीसरे दिन चौथे दिन छुट्टी हो जाती है। आप आईसीयू में लंबे टाइम नहीं रहेंगे, प्लस आपका ऑपरेशन के बाद का रिकवरी फास्टर है। तो कुल मिला के कास्ट उस तरह से देखिए तो लगभग बराबर पड़ता है। बस दूसरा एडवांटेज क्या है रोबोटिक सर्जरी का कि वो कठिन एरियाज में ज्यादा बेहतर एक्सेस देता है। ठीक ठीक। तो ये फायदा होता है रोबोटिक सर्जरी से। आजकल देखते हैं कि जो स्वास्थ्य के बीमा होता उनमें लोग पूछल है कि रोबोटिक सर्जरी बा कि नहीं बा। हाँ, अब कवर हो जाता है। कुछ वालों में कवर होएला, कुछ में भी कवर नहीं होता है। और जैसे अब हमसे जैसे जहाँ पे फोर्टिस में या मणिपाल में ऑपरेट करा जाते हैं तो वहाँ पे ज्यादातर मरीज बाहर के आते हैं, विदेशी मरीज ज्यादा रहते हैं। तो अब उन लोगों को तो बीमा होता नहीं है, तो वो लोग तो अपने पैसे से करते हैं, लेकिन फिर भी उनके देश से बहुत सस्ता पड़ा था अपने देश में। तो मेडिकल टूरिज्म भारत में सर्जरी के क्षेत्र में रोबोटिक सर्जरी की वजह से काफी ज्यादा विकसित भाई। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत कॉमन चीज बा कि जैसे जेकरे घर में कैंसर के पेशेंट बा तो वो कैंसर के पेशेंट के प्रति घर के का रवैया होके के चाहिए और ओकर का असर मरीज पे पड़ेला अगर बहुत नेगेटिव हो गई बा, चाहे का कैसे रहे के चाहिए आप बताएं? देखा, कैंसर या कोनो बीमारी में अब जगह कष्ट बा वो तो परेशान होवे करे, है ना। लेकिन कैंसर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये आवत है कि लंबा टाइम इलाज चलक रहा है। तो जब केहू के लंबी देखभाल करे होते ना
तो धीरे धीरे धैर्य खत्म हो जाता है। ठीक है। और आर्थिक रूप से क्योंकि घर में अगर कमाए वाला मेंबर है और रिकवरी नहीं हो रही है तो जाहिर है इलाज के खर्चों ज़्यादा लागत है, तो वो कहाँ से आए। दूसरा, घरों वाले बार बार अस्पताल ले जाए बाई ये सब करे थे, तो उनका जे और दूसरा घर में काम करे थे वो के रोजगार छूटत है। एक अध्ययन में ये देखा गया कि जैसे पूर्वांचल के क्षेत्र बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा, यहाँ के बहुत ज़्यादा मरीज को टाटा जाना पड़ता था, बम्बई। तो अब टाटा मुंबई में जितना खर्चा उनके इलाज का होता है, लगभग 40% ओके टोटल खर्चा के पार्ट खाली उनके रहाय का होता है, रहाय खाए के, और वो काफ़ी बुरी दशा में। और लगभग 30% वहाँ से देखा गया कि मरीज के तीमारदार खुद बीमार हो जाते रहे। बिल्कुल। इतने 1 महीना तक वो बार बार जा रहे हैं जांच कराने, ये सब कराने। और तीसरी चीज जो दिक्कत आवत रहा था मसम्मा की, उनके स्टेज बढ़ जाते, जब तक उनका डेट मिलत है, जब तक उनके ऑपरेशन के टाइम आवत है, तब तक उनके स्टेज बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजन के प्रभाव ना घर वालों पे पड़बे करत है। तो अगर केहू का कैंसर है तो कुछ चीजें जो घर वालों को सीखना चाहिए वो है कि पहली बात तो कैंसर छूने होने से फैलता नहीं है। दूसरा है कि मरीज, जैसे हमारे पास भी बहुत मरीज आते हैं, अब क्या होता है कि भाई अब वो तंबाकू खाया है या शराब पीता रहा है या जो भी कारण रहा है, अब आप उस टाइम पे उसको मानसिक रूप से ये मत बोलिए कि खुदे खाए के खुदे बर्बाद किए, खुदे खराब किए, हाँ हम तो समझे, तो मरीज को दोष मत दीजिए, है ना। अगर आप उसका सही सहायता करना चाहती है तो उसका मानसिक बल प्रदान करिए, ना कि उसको मानसिक रूप से तोड़िए। दूसरी चीज है, आज के टाइम में आपको बहुत ज्यादा जानकारी इंटरनेट पे मिल जाएगी, इंटरनेट पे पढ़िए बीमारी के बारे में। हमेशा कैंसर का मतलब वही होता है ना कि जैसे कैंसर पता चलते आधे लोग तो इलाज कराना छोड़ देते हैं कि कुछ होगा ही नहीं, घर के पैसा न बर्बाद करो। और खासकर ये उनके लिए ज्यादा देखा गया है महिलाओं के क्षेत्र में कि, और या एजेड लोग हैं जिनके वृद्ध लोग हैं या उनमें अक्सर यही रहा था कि घर रह जाए के सेवा करो। बिल्कुल। लेकिन बहुत बार रहता है कि वो ठीक होने की स्थिति में रहा थी अगर आप थोड़ा प्रयास कर ले। और हमेशा अब कैंसर का इलाज उतना महंगा नहीं रह गया है ना। सरकार की योजनाएं बहुत ज्यादा हैं, उनमें काफी सहायता है। आयुष्मान योजना में मुख्यमंत्री राहत कोष से, या जैसे इन क्षेत्रों में जहाँ पे हम लोगों ने अस्पताल खोला है, तो नो डाउट अगर आप ये देखो कि दिल्ली या बम्बई में जो इलाज हम खुद ही जो हम इलाज करते हैं उसका लगभग 1/5 कॉस्ट पे यहाँ इलाज हो जाता है, क्योंकि यहाँ चीजें सस्ती हैं। तो आप सबसे पहले तो रोगी को मनोबल दीजिए, खुद पढ़ाई करिए, थोड़ा बहुत अगर पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते तो एटलीस्ट उसके सामने हमेशा निगेटिव बातें, नकारात्मक बातें मत करिए, नकारात्मक विचार मत लाइए। और कुछ स्थितियों में अपनी आर्थिक स्थिति को समझ के काम करिए। तो जहाँ पे आपको लगता है कि, और सरकारी सहायताओं पर ध्यान दीजिए, लोगों से बात करिए। और खासकर कैंसर में बहुत बार यह देखा गया ना कि लोग, जैसे अब हमारे यहाँ मरी जाती महिलाएं खासकर, अब उनको जब बोलो कि कीमोथेरेपी लगे, दवाई लगे, तो उनका लागत है कि नाखून खराब हो जाए, हमारे बाल गिर जाए, ये सारी चीज है, और वो डर के मारे करौबे नहीं करती है, बिल्कुल एकदम मतलब जड़ बन जाती हैं कि अब हम नहीं कराएंगे। तो उन सब की स्थितियों में बेहतर है आप अपने डॉक्टर से बात करिए, डरने के बजाय उससे पूछिए प्रश्न। जितना अब हमको अच्छा लगता है ना जो हमसे क्यों पूछे तब हमसे बताए पाओ कि भाई ये समस्या है, ये परिस्थिति है, ये इलाज है, आप अपने हिसाब से निर्णय लो। तो बहुत पूछिए, जानिए। और अच्छा यहाँ सब पे क्या है, उस टाइप को, हर टाइप के कैंसर के ठीक हुए मरीज आपको मिल जाएंगे। लोगों से बात करिए। जैसे हम लोग भी यहाँ पे अपने कुछ मरीजन का समूह बना देते हैं कि जैसे छाती के कैंसर है तो उनका एक ग्रुप बना देते हैं कि ताकि भाई आपको कोई दिक्कत आ रही हो या आगे चल के डर लग रहा है तो उन लोगों से बातचीत करते रहिए। तो हर तरह से मतलब सहायता करने की कोशिश करनी चाहिए, समाज को भी करनी चाहिए होती है। और ज्यादातर जहाँ पे जो कैंसर विशेषज्ञ हैं वो इन चीजों के बारे में जाना थी, तो वो सब तो करबे करे थी। बहुत बढ़िया जानकारी डॉक्टर साहब आप दे ली। अच्छा ये बताएं कि आवे वाला समय में आप कैंसर के बीमारी के कहाँ देखा थे, जैसे टेक्नोलॉजी नया आवत, या तो आवे वाला समय में कितना आसान हो जाए, चाहे खत्म हो जाए का कैंसर का भविष्य? नहीं देखा भाई, भविष्य तो सभी अच्छे देखा चाहत है और हम थोड़ा पॉजिटिव सोचित है कि भविष्य अच्छा है कैंसर के। आज से 50 साल पहले टीबी की हालत रही कि बिल्कुल जे का टीबी है, बल्कि कमला नेहरू जी का टीबी हो गया, बहुत बड़े वो प्रधानमंत्री के वाइफ रही तब वो नहीं बची। तो लेकिन अब इलाज अच्छा है, टीबी से मौतें कम होनी। सेम यही हालत कैंसरों में है। आज से 15-20 साल पहले कैंसर में अगर आप देखा जाए तो ज्यादा लोग मरत रहे, लेकिन धीरे धीरे अब इलाज उपलब्ध है। छोटे छोटे शहरन में अब इलाज घर के पास हो तो लोग कराए लिए लगे। और अब अगर देखें तो जैसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, अब उसको तो सरकारों कोशिश करते हैं कि 2030 तक हम लोग इस स्तर पे आ जाएं कि वो
एक गंभीर समस्या से कम हो जाए। वैक्सीन बहुत ज़्यादा बन गई। आपका छाती के कैंसर में भी यही है कि रूटीन जो जांच की जाती है, स्क्रीनिंग, तो स्क्रीनिंग के तहत पहले ही शुरुआती दौर में पता चल जाता है तो बीमारी ठीक हो जाती है। तो चाहे सर्जरी हो, चाहे कैंसर की सिकाई की मशीनों का उन्नत किस्म की बात हो, चाहे आपका दवाइयों की बात हो, इम्यूनोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, इन सब वजह से हमको तो लगता है कि भाई भविष्य में कैंसर के मरीजों का संख्या भले बढ़े। संख्या बढ़ने का कारण क्या है कि अब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, समुचित इलाज करावा कोशिश करते हैं, तो डायग्नोसिस ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, पहले पहले से ज्यादा लोगन का पता चल रहा है, तब लोगन का लागत है कि कैंसर अब बढ़े लाग है। लेकिन कैंसर बढ़े का एक बड़ा कारण ये है कि एक तो लोगन के एज बढ़ती है। कैंसर का बहुत सीधा संबंध है एज के साथ। अच्छा, आपका एज बढ़ेगा तो कैंसर होने का रिस्क बढ़ेगा, क्या है कि हमारी कोशिकाएं कमजोर हो जाती हैं, वो अपने विकारों का ठीक करे के हालत में ना रहती, तो उनके कैंसर होने के चांस रहते। तो जब जब एज बढ़े कैंसर बढ़े। तो जोने देश में आम सामान्य लोगन के औसत आयु बढ़त है, वहाँ कैंसर का देखा गया है कि संख्या बढ़े। दूसरा कारण है डायग्नोसिस का सुविधा बढ़ना। अब पहले क्या होता रहा पता नहीं चलता रहा, काहे मर गए। अब आपके यहाँ पे अब देखिए तो अगर पेट स्कैन, सीटी स्कैन, MRI, ये सब चीजें तक गोरखपुर जैसे शहर में उपलब्ध हैं, तो अब डायग्नोसिस हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर पता है। लेकिन अगर आप उस रेशियो में ये देखिए कि लोगों की कैंसर के कारण मरने की दर, तो उनमें धीरे धीरे कमी आ रही है। बहुत तेजी से तो नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे आ रही है। तो भविष्य में हमको लगता है कि वो और बेहतर ही रहेगा, इलाज भी और लोगों का जीवन कैंसर के डायग्नोसिस के बाद भी। बस लोगन के ये जागरूक रहे के चाहिए कि कम से कम कोनो परेशानी हो तो वो चिकित्सक से, जानकार लोगन से सलाह जरूर लें, इलाज करावें, डराएं नहीं। और पैसा रुपया जो बाकी ढेर लग जाई तो ओकरे विषय में समझ लेवे के चाहिए कि उसे बात करब तो समझ में आई। सरकार के बहुत सुविधा बा और आजकल लोग बीमा भी करा लेते हैं। तो कुल मिला के कैंसर से लड़ाई संभव बा। कैंसर कोनो ऐसन घबराए वाली चीज नहीं बा। डॉक्टर साहब से बात भइल आज। कैंसर में बचे कैसे है? अच्छा, बचाव क्या है ना? ठीक। तो कैंसर इलाज से ज़्यादा जरूरी है बचाव। एक हमारी मेडिकल में कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बचने का एक तरीका है कि अब बहुत सुविधाएं हैं जिसको स्क्रीनिंग बोलते हैं। अब कैंसर स्क्रीनिंग बहुत सिंपल सी है। जैसे बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के लिए एक पैप स्मीयर होता है, वो आप 3 साल में एक बार कराते रहो, बचे रहोगे। तो अच्छा। ऐसे आपका प्रोस्टेट कैंसर है, तो प्रोस्टेट कैंसर के बचने के लिए सिंपल एक PSA का टेस्ट होता है। अपने डॉक्टर से, चाहे यूरोलॉजिस्ट यानी पेशाब वाले डॉक्टर साहब से या कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलिए, वो एक बार कर देगा, वो बच जाएंगे आप उससे। 40 वर्ष से अधिक की उम्र की अगर महिलाएं तो उनको साल में एक बार खाली एक टाइप का एक्सरे होता है, इसको मैमोग्राफी बोलते हैं। अच्छा। वो कराना है तो साल में एक बार आप करा लेंगे, वो हो जाएगा। ऐसे कोलन कैंसर, बड़ी आंत के कैंसर के लिए कोलोनोस्कोपी होती है, जो साल में आप 10 साल में एक बार भी कराएं तो आपको वो बहुत हद तक उससे बचाएगी। तो कुल मिला के है कि एटलीस्ट भारत जैसे देश में क्या दिक्कत है कि हम लोग स्वास्थ्य पे उतना ध्यान नहीं देते हैं जी। हम लोग बोलते हैं ना कि गाड़ी और बॉडी दोनों जब तक खराब ना हो जाए तब तक वो जाएगी नहीं अपने स्पेयर पार्ट ठीक कराने। तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। साल में एक बार एक रेगुलर चेकअप कहीं क्वालिफाइड डॉक्टर से करा लीजिए, उतना काफी है कि उसको कोई लक्षण लगेगा, कुछ और लगेगा तो आपको बताएगा। तो बचिए, ज्यादा बेहतर है बजाय इलाज पे फोकस करने के। ठीक कहते हैं। तो ये एपिसोड आपके कैसन लगल ये जरूर बताइए। ये एपिसोड के पूरा देखी, एमे जौन जानकारी मिलल, एकरे अलावा और कोनो जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछी हमसे। और अपने स्क्रीन पे आप देखिए हेल्पलाइन नंबर बा, हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके आप जानकारी ले सकीला। और कोनो विषय के जानकारी भी चाहिए तो आप हमें व्यक्तिगत रूप से अपन मैसेज करके ले सकीला। तो अब आप बातचीत सुनत रहनी डॉक्टर साहब से कैंसर के विषय में। बहुत रोचक बातचीत भइल, बहुत जानकारी मिलल। तो सब दर्शकन से ही हमार निवेदन बा कि ये एपिसोड के देखी और अपने हित मित्रन के भी भेजी ताकि ये जानकारी लोगन तक पहुँचे। और गोरखपुरिया भोजपुरिया के जौन ये प्रयास बा भोजपुरी भाषा के संरक्षण और संवर्धन के, वो में आपन भागीदारी निभाई। भागीदारी आप ये एपिसोड के देख के एक लाइक करके और लोगन तक भेज के निभा सकीला। सबके बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।